चलिए रिकॉर्डिंग ऑन। चलिए जी एल्गोरिदम्स के ऊपर आए जी। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जी। एल्गोरिदम का वर्ड इटसेल्फ जो है ये अल ख्वारिज़मी को बिगाड़ के तो ये एल्गोरिदम बनाया गया है, ठीक है। और ये मुझे अब सही याद नहीं है, ये मेरे ख़्याल में 8वीं-9वीं सदी में ये अल ख्वारिज़मी साहब गुज़रे हैं। इनका ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो मैथमेटिक्स में है, ठीक है जी। अलजबरा आपने सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो इनकी किताब थी अलजब्र वल समथिंग मुझे याद नहीं रहा, ठीक है जी। सो कहते हैं कि अलजबरे के ऊपर पहली किताब इन्होंने लिखी थी और वो अलजब्र अरबी का लफ्ज़ है, उसी से अलजबरा बना है, ठीक है जी। और उसमें उन्होंने जो तरीके दिए हैं अलजब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वो सिस्टमेटिक तरीका था, वहाँ से ये एल्गोरिदम फिर निकला है, ठीक है जी। सो बहुत कम आपको इंग्लिश में, साइंस में ऐसे नाम मिलेंगे जो अल से शुरू हो रहे हों। तो जितने भी अल से शुरू होंगे वो लाजिम बात है किसी अरब इन्वेंटर के नाम होंगे, अलजबरा एल्गोरिथम, ठीक है जी। तो ये हिस्टोरिक सी बात थी। सो व्हाट इज एन एल्गोरिथम, ये आप देखते ही आए हैं जी, ठीक है जी। A sequence of well-defined steps that produce an output on an input। ये मेरे ख्याल में आपने पता नहीं सैकड़ों दफ़ा ये डेफिनेशन से सुन ली हो। इससे बेहतर डेफिनेशन जो है वो नीचे लिखी हुई है, ए कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। अभी हम देखते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसीजर क्या चीज़ है, ठीक है। ये प्रोसीजर, ये कंप्यूटर साइंस में जो आप फंक्शन या प्रोसीजर लिखते हैं, ये वो नहीं है। ये वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और उसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम जी। ये एक किस्म का पिक्टोरियल सा दिया हुआ है। एल्गोरिदम या कंप्यूटेशनल प्रोसीजर को इनपुट चाहिए होती है और वो प्रोड्यूस आउटपुट करता है। व्हाट इज़ एन इनपुट? जो भी आप डेटा देते हैं कि इस डेटे पे ये काम करना है, तो वो एज एन इनपुट हो जाता है और आउटपुट जो है उसका सोल्यूशन हो जाता है। यानी आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और उसको आप कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हैं इसको सॉल्व करना है, तो जो दो इक्वेशंस आप देंगे या तीन इक्वेशंस देंगे वो इनपुट होगी, दैट इज द डेटा ऑन विच टू एक्ट। ये प्रॉब्लम है। सो जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है एक किस्म की इन ए पर्टिकुलर वे, वो एज एन इनपुट होगी और जो उसका जवाब होगा वो एज एन आउटपुट होगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है जी। एनीबॉडी कुछ बताएंगे बेटा, प्रॉब्लम क्या होता है कंप्यूटर साइंस में? एनी एग्जांपल ऑफ ए प्रॉब्लम? एनी एग्जांपल ऑफ ए प्रॉब्लम जी? Sir, adding two numbers. Adding two numbers। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेट मी क्लैरिफाई कि जो आपने कहा है मैं वही समझाऊं कि नहीं समझा? प्रॉब्लम 3 और 4 को ऐड करें, सर इसका रिजल्ट क्या आएगा वो प्रॉब्लम है। हाय यार, वो तो आउटपुट होगी, वो तो सोल्यूशन होगा। इसका जवाब तो 7 है जी सर, तो
वही तो देखना है कि वो 7 किस तरह आया है, कंप्यूट नहीं कैसे नहीं करें। नहीं, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम यही को ऐड करना। ये तो 3+4 इज ए प्रॉब्लम। यस सर। इसको सॉल्व करके इसका जवाब क्या निकालना है वो तो एल्गोरिदम है, ठीक है। यस। सो दिस इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। आपने जो पहले कहा था वो प्रॉब्लम था। एडिंग टू नंबर्स इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। एडिंग 3 and 4 इज नॉट ए प्रॉब्लम। दोनों में फर्क पता चल रहा है? नहीं सर। हाँ, प्रॉब्लम हमेशा बेटा जेनेरिक होता है। 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना, n नंबर्स हैं उनको सॉर्ट करना। सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ n नंबर्स। नंबर कौन से हैं? A1, A2, जेनेरिकली। इट इज नॉट गिवन कि A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है। सिर्फ आपको आपके दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। हमें नहीं पता A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, AN क्या है, ठीक है। यहां पे भी हमें नहीं पता कि 2 नंबर्स क्या हैं। सो प्रॉब्लम हमेशा जेनेरिक होता है। हमें एक्चुअल इनपुट का पता नहीं होता। आप जब फंक्शन लिखते हैं, आपने सॉर्ट का फंक्शन तो देखा ही होगा, लिखवाया गया होगा आपको, ठीक है ना। जब आप सॉर्ट का फंक्शन लिखते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि इनपुट क्या है। नो सर। नो। हाँ, आप सिर्फ कंपेयर करते हैं। एल्गोरिदम जो है 2 नंबर को कंपेयर करता है, उसको नहीं पता पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, ठीक है। 1 मिनट यार, ये फिर किसी की आई है। फाइव 37 जो जाएगा बार बार अंदर आएगा, मुझे भी तंग करेगा, पूरी क्लास को भी तंग करेगा। नो सर। है कमिंग बैक। सो प्रॉब्लम हमेशा जेनेरिक होता है, ठीक है। और ये जो चीज है, दिस इज कॉल्ड, अब याद रखना इस चीज को, दिस इज इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं the given list
सॉर्ट द गिवन लिस्ट, जब मैंने लिस्ट दे दी है, नाउ इट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम। फर्क समझ आया प्रॉब्लम में और इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम में? जी सर, यानी एडिंग हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और यहाँ चाहे सॉर्टिंग भी हो गया, वो अगर जेनेरिक एक प्रॉब्लम है, जैसे ही अगर हम कह देंगे दो नंबर या नंबर्स दे देंगे, इनपुट दे देंगे, तो वो इंस्टेंट ऑफ प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। इन अदर वर्ड्स, एक इंस्टेंस के ऑलमोस्ट इनडेफिनेट, सॉरी, एक प्रॉब्लम के इनडेफिनेट इंस्टेंसेस हो सकते हैं। दो नंबर को ऐड करना है, अब आप ये 3 4 4 2 -2 +5, आप इनडेफिनेट इंस्टेंसेस बना सकते हैं प्रॉब्लम के। सेम इज द केस विद सॉर्ट ए लिस्ट ऑफ n नंबर्स। जब आप एक पर्टिकुलर लिस्ट देते हैं, 3 नंबर की लिस्ट को भी आप कह सकते हैं सॉर्ट करो, आप 10 नंबर भी दे सकते हैं, उसको कह सकते हैं सॉर्ट करो, आप 50 नंबर भी दे सकते हैं, उसे कहते हैं सॉर्ट करो। यहां ना n बताया गया है इस प्रॉब्लम में, ना ही हमें लिस्ट के एलिमेंट्स बताए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपने इन दोनों को स्पेसिफाई कर दिया तो वो इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम आ गया है। सो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम कैसे कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? ये एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन है। सर, उसकी आउटपुट की बेस पे कि जो हम आउटपुट चाहते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं। सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम means instances of the problem are solved correctly। अगर सारे इंस्टेंसेस का जवाब दुरुस्त आ जाए, तब हम कहते हैं इस एल्गोरिदम ने ये जेनेरिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। लेकिन अगर वो सारे इंस्टेंसेस ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, लेकिन 2 इंस्टेंसेस को सॉल्व ना करे, तो हम कहते हैं इस एल्गोरिदम ने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। समझ आ गई अब कि what is meant by algorithm solving a problem? Yes sir। ये इस सॉर्टिंग के जितने भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं, अगर उन सब में सही जवाब आए, तब हम कहते हैं कि हमारे एल्गोरिदम ने सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर 2 4 या वर्स्ट केस में एक इंस्टेंस सॉल्व नहीं होता, बाकी सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं, तब भी हम ये कहते हैं कि ये एल्गोरिदम दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। और अगर आप अल्लाह करे कि आप में से चंद लोग जो हैं जिन्हें शौक है मास्टर्स करने का, उसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में वहाँ पे ये प्रूव किया हुआ है उन्होंने कि कंप्यूटर्स जो हैं ये बहुत थोड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, इस सेंस में, जिस सेंस में मैंने आपको बताया है। बहुत ही थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनका इस सेंस में सॉल्यूशन कंप्यूटर प्रोवाइड कर सकता है। सो कंप्यूटर से अननेसेसरीली इसके रोब में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये काम तेज ज़रूर करता है, लेकिन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना शायद इसके इख्तियार में नहीं है। और ये रिजल्ट प्रूव हुआ है 1940s में। 1940s में उस वक़्त कंप्यूटर बन रहे थे, खुदा भला करे, या मैकेनिकल बन रहे थे, या ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट अगर आई थी उस वक़्त, तो वो पुराने ज़माने में ट्यूब्स हुआ करती थी, ट्रांजिस्टर भी नहीं बने थे। उस वक़्त थ्योरेटिकली उन्होंने प्रूव किया था कि कंप्यूटर जो हैं
ये बहुत ही थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, व्हाट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम, what is meant by a solution of a problem. By an algorithm, parenthesis में by an algorithm करता हूँ। चीज है, चलिए जी। अब एल्गोरिदम जो था कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है इसे मैथमेटिकल प्रोसीजर भी कहते हैं। मैथमेटिकल वो नहीं है जो आप वो पीछे पढ़ के आए हुए हैं मैथ कैलकुलस 1 या कैलकुलस 2 वगैरह में, ठीक है जी। हम मैथ जो है वो अभी आगे ये कंप्यूटेशन मॉडल की डेफिनेशन आ जाएगी, लेकिन इस का ये प्रोग्रामिंग के साथ रिलेशनशिप क्या है एल्गोरिदम का, ठीक है जी। सो एल्गोरिदम कोरिस्पॉन्ड्स करता है एक प्रोग्राम को। एक प्रोग्राम जो है वो एक किस्म का एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हम प्रोग्राम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखते हैं, ऐसे ही है ना यार, C++, जावा या और भी जो आपने लैंग्वेजेस देखी हुई हैं, पाइथन वगैरह। जबकि एल्गोरिदम जो है वो सूडो कोड में लिखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज अ सूडो कोड? वेल स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है जी, जो कि हम देखेंगे। सारे जो लेक्चर्स हैं वो सूडो कोड में ही दिए जाएंगे। हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन जो सूडो कोड है उसका इटसेल्फ सिंटेक्स जो है वो ऑलमोस्ट मिलता होगा ऑलमोस्ट तमाम ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। इतने लो लेवल का हम सूडो कोड लिखेंगे, ठीक है जी। और क्विज़ेस में या असाइनमेंट्स में और एग्ज़ाम में आपसे सूडो कोड ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। और मैं असाइनमेंट्स में लिख दूंगा कि जिसने किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखा उसको नंबर उस क्वेश्चन में 0 मिलेगा। यू हैव टू राइट योर एल्गोरिथम इन सूडो कोड। ठहरिए जी, अब मैसेज आया जी, मैंने अटेंडेंस लेनी है। मैं आपकी अटेंडेंस पहले ले लूँ, वरना मुश्किल हो जाए। अच्छा जी, मैं बोलता जाता हूँ, आपने यस नहीं कहना, ठीक है जी, क्योंकि मेरे सामने लिस्ट है। मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अगर आपका नाम नहीं लिया जब मैं बंद कर दूंगा तो उस वक्त आपको पूछूंगा हाँ भी कोई रह गया तो बता दे। और ये अटेंडेंस जो है ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की होगी जो कि इस वक्त पोर्टल पे हैं। जो कि पोर्टल पे नहीं है, लाजिम बात है, उनकी मैं अटेंडेंस नहीं ले सकता। वो मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन पोर्टल पे मैं नहीं लिख सकता। So 117 is present, 238 is absent, 329 is present, F16 420 is absent, F73 is present, F17 28 is present, 200 is present, 209 is present and 297 is present। बस यही 9 लोग हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं मेरे पास पोर्टल के ऊपर। बाकी लोगों को मैंने वैसे नोट कर लिया है, लेकिन मैं उनका कुछ कर नहीं सकूंगा। और ये आप जल्दी से अपने जो ड्यूज वगैरह हैं ये दे दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन, और ये मुझे अभी टीम में मैसेज भी आ गया था कि आप अटेंडेंस लीजिए।
इसलिए मैं अटेंडेंस लेने आ गया हूँ यहाँ पे। सर मेरे ड्यूज पेड हैं, लेकिन मैं अभी तक किसी भी क्लास में ऐड नहीं हुआ। तो बेटा उसका मैं तो कुछ नहीं ना कर सकता, या तो आप सर कहें कि मैंने मैं क्या चारों करूं। अकाउंट ऑफिस को भी मेल किया हुआ है, लेकिन कुछ उन्होंने किया ही नहीं, ना फिर रिप्लाई आ रहा है। आप उनको दोबारा मेल कीजिए और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, एचओडी को, कि सर यूँ हो रहा है और मेरी पहली पहली जो है वो एब्सेंट तो कह नहीं सकते क्योंकि ना आप प्रेजेंट है ना आप एब्सेंट है, ये अब डिपार्टमेंट जाने। खैर मैंने यहाँ पे आप कह दीजिएगा कि मैंने आपको मैनुअली जो है वो अपने पास रिकॉर्ड रख लिया है। ठीक है जी। ठीक है सर। हाँ। अब्दुल्ला यार तूने बड़ी लेट मैसेज भिजवाया, बल्कि मैसेज भी नहीं भिजवाया, ईमेल में तूने भिजवाया। सर वो टीम्स पे ऐड ही नहीं था, तो साथ में तो मैं बेटा अकाउंट्स और इमरान अर्शद साहब को भी किया, तो उन्होंने कहा है कि सर शफीक से रिक्वेस्ट करें। बेटा टीम्स में वैसे तो जा सकते हैं ना, टीम्स में जाके मैसेज कर दो उस टीचर को, तो वो मैसेज आ जाता है, वो जनरल मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो मैं अभी उसका वो आइडिया नहीं। टीम, चलिए कोई बात नहीं, बस होती। तो हम कहाँ पे थे जी? हाँ, कि ये कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो प्रोग्राम में जो कि हम कंप्यूटर के ऊपर करते हैं और एल्गोरिदम में जो कि हम अब पढ़ रहे हैं उसमें कोरेस्पॉन्डेंस क्या है। प्रोग्राम जो है वो कोरेस्पॉन्ड कर रहा है एल्गोरिदम के ऊपर। प्रोग्राम लिखा हुआ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, एल्गोरिदम हम सूडो कोड में लिखते हैं। सो जो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो एग्जीक्यूटेबल जो है वो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही है ना। और ये सूडो कोड जो है इसने भी कहीं पे एग्जीक्यूट होना है, वो कंप्यूटेशन मॉडल जो है उसके ऊपर वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी। तो कंप्यूटेशन मॉडल्स जो हैं जिनको अब ये नीचे आपको नज़र भी आ रहा होगा, और हम जो एनालिसिस करेंगे एल्गोरिदम्स का इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितना तेज़ चलता है और कितना तेज़ नहीं चलता, वो इसी की बेसिस के ऊपर होगा। दो कंप्यूटेशन मॉडल हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं जी। पहला कंप्यूटेशन मॉडल रैम कहलाता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, ये रैंडम एक्सेस मशीन है। ठीक है जी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज रैंडम एक्सेस मशीन। बड़ी सिंपल सी मशीन है, इसमें इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। एक लाइन में वो समझें वो मेमोरी जो है वो अरेंज की गई है, सिंगल डायमेंशनल है, यानी कि 1 2 3 यानी मेमोरी पोजीशन 1, मेमोरी पोजीशन 2, मेमोरी पोजीशन 3, और ये चलती जा रही है। ठीक है जी। और मेमोरी जो है उसका एक यूनिट जो है वो एक वर्ड के बराबर है। ठीक है जी, वर्ड भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि वर्ड की लेंथ कितनी है। ठीक, इसमें फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में या जिस कोर्स में आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी थी, आप खुदा भला करे उसमें आपने देख ही लिया होगा, वो सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं। इस तरह इसमें भी रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटेशन होती है सीपीयू से। और इसमें एक बड़ा फंडामेंटल फ़र्क है, और वो है कि सीपीयू में हर ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट उसकी कॉस्ट होती है इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर आपको याद हो, एडिशन जो है वो एक साइकिल में हो जाता है, सब्ट्रैक्शन एक साइकिल में हो जाता है,
लेकिन मल्टीपल और डिवीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स लेते हैं, ठीक है। इसमें सारे ऑपरेशन जो हैं वो एक ही कॉज करते हैं, चाहे एडिशन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे, ठीक है जी, चाहे मॉड लेना हो, ठीक है। वी कॉल दैट यूनिट कॉस्ट। तो हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ दीज ऑपरेशंस निकालनी है कि इस एल्गोरिदम में टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं, ठीक है जी। और हर ऑपरेशन की कॉस्ट जो है वो क्योंकि यूनिट है तो जितने ऑपरेशंस हैं उतनी ही कॉस्ट है, ठीक है। उस कॉस्ट का भी ये नहीं बताया गया। इस कॉस्ट को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मली हम टाइम यूनिट लेंगे विदाउट स्पेसिफाइंग कि ये माइक्रो सेकेंड है, नैनो सेकेंड है या मिली सेकेंड, तो इतने टाइम यूनिट्स लगते हैं। सो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी जो पार्ट ए जो है वो ऑलमोस्ट वही है जो जिसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम कहते हैं, ठीक है। तो इस मॉडल के ऊपर कंप्यूटर की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं जो कि आप अभी तक डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ के आए हो, ये इसमें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ आए हुए हैं वो सारे के सारे इस रैम मॉडल पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट इज इंपॉर्टेंट जी। आप कहेंगे जी कि वहां पे हमने लिंक लिस्ट बनाई थी, लिंक लिस्ट तो हम रैम में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ऐसी बात है ना। तो लिंक लिस्ट में तो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है, या हाँ लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स होते हैं। तो उसको तो हम एरे में जो है उसमें तो उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो उसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद देता हूँ। एक दूसरी मशीन भी है, या ठीक है, उसे कहते हैं पॉइंटर मशीन, ठीक है। इसमें हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट होती है। पॉइंटर मशीन में हर चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है आप डायनामिकली क्रिएट होते हैं। आप कहते हैं नया ऑब्जेक्ट बन जाए इस पॉइंटर मशीन में, तो वो नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट है क्या, फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं, ठीक है जी, कोई भी टाइप आपने रखनी है। और पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसमें आ गई, लिंक लिस्ट भी इसमें बन गई, ठीक है जी। लेकिन ये पॉइंटर मशीन जो है ये सबसेट है रैंडम एक्सेस मशीन का, रैम मॉडल का, ये याद रखिएगा, ठीक है। वो कैसे? अब मुझे आपसे एक सवाल करने दीजिए। आपने कुछ C++ तो सबने पढ़ी होगी, या हो सकता है जावा भी साथ पढ़ी हो, ऐसी बात है ना। सी बास लोगों ने पढ़ी है? जी सर, ओएस में पढ़ी। ठीक है। सी में तो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते ना। सी में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में भी बनाए जा सकते हैं। सी में भी आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। और मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब भी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, अब अगर मुझे याद पड़ रहा है तो वो शायद सिमुला थी। नहीं, जावा तो बेटा बहुत बाद में आई है, जावा C++ के भी बाद में आई है। C++ जो है लेट 70s या अर्ली 80s में आई है। उससे पहले एक और लैंग्वेज आ चुकी हुई थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मुझे अब उसका नाम जो है जो मेरे ज़हन में आ रहा है वो सिमुला थी, SIMULA। वो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी जिसमें ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट थे। उसका जो कंपाइलर बना होगा वो लाजिम बात है किसी ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया होगा जो उस वक्त पहले से मौजूद थी, ठीक है।
और उसमें ऑब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट थे, ना इनहेरिटेंस थी, ना पॉलीमॉर्फिज्म थी। तो उसके लिए जो कंपाइलर लिखा गया था उन्होंने सारा कुछ जो है वो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में किया था। इसी तरह C++ का जो पहला कंपाइलर लिखा गया था वो C में लिखा गया था, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी सपोर्ट आ गई है। सो आई होप कि यू गेट एन आइडिया। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का फायदा क्या है? इसका सिर्फ एक फायदा है कि ऑब्जेक्ट बनाना, उसमें इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के फीचर्स ऐड करना, आप खुद से ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में बहुत आसान हो जाता है। अगर सी लैंग्वेज में आपको कहा जाए ये ऑब्जेक्ट बनाओ, इससे ये दूसरा ऑब्जेक्ट डिराइव करो और फिर ये पॉलीमॉर्फिज्म करो, तो उसका कोड इटसेल्फ जो है वो प्रोबेबली हंड्रेड्स ऑफ लाइंस में तो सिर्फ उसका कोड होगा कि ये ऑब्जेक्ट को बनाना कैसे है, उसमें इनहेरिटेंस कैसे करनी है और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करनी है। फिर जो एक्चुअल आपने काम करना होगा उसमें हो सकता है 10 लाइनें का कोड चाहिए हो आपको। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है जो सिर्फ कोई ईज ऑफ यूज देती हैं एज फार एज ऑब्जेक्ट्स एंड द अदर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर कंसर्न्ड। तो इसीलिए ये पॉइंटर की मशीन जो है ये भी रैंडम एक्सेस मशीन का एक सबसेट है। बड़ी मशीन रैंडम एक्सेस मशीन ही है और हम तमाम टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी, टाइमिंग कैलकुलेशन जो हैं वो रैंडम एक्सेस मशीन को ज़हन में रख के करेंगे। तो हमारा सूडो कोड ऐसा होगा जो कंप्यूटेशन मॉडल रैम के ऊपर चला करेगा और इसी रैम के मॉडल के लिए हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है, खैर ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ भी दें तो लिंक लिस्ट को 2 एरेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और मुझे नहीं पता कि आपको ये कराया गया कि नहीं कराया गया। बहसूरत जिस ज़माने में मैं डेटा स्ट्रक्चर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कराया करता था तो मैं स्टार्ट ही इस पॉइंट से किया करता था, ये देखें ये लिंक लिस्ट है हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 2 एरेज के बीच में। ठीक है जी, सो वो की जा सकती हैं। एनी क्वेश्चन जी? ठीक है, चलिए अब बजाय इसके कि टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है, मैं कोशिश किया करूंगा कि हर हफ्ते 1 या 2 प्रॉब्लम जो हैं वो आपको दिए जाएं ताकि आप वो उसको क्लास में कुछ करें। ठीक है जी, एल्गोरिदम इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम ऊपर क्या गए हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो अच्छा एल्गोरिदम बनाना, ठीक है जी, वो भी इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम देखें किसी प्रॉब्लम के अच्छे सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है जी, अब अच्छे सॉल्यूशन किस टर्म में होते हैं, ठीक है, वो देखने की ज़रूरत है। अभी भी हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे एल्गोरिदम निकालें जो किसी प्रोग्राम को तेज़ी से सॉल्व करें अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके में 2 क्राइटेरिया ये आते हैं नॉर्मली कि टाइम कम ले और मेमोरी कम ले। ठीक है जी, सो ये 2 अपोजिंग किस्म के एम्स हैं। ठीक है जी, नॉर्मली अगर हम टाइम कम करते हैं तो मेमोरी ज़्यादा हो जाती है और अगर मेमोरी ज़्यादा करते हैं तो इन जनरल टाइम कम लगता है उस एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट होने में। ठीक है, सो एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं आज और एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है वो इंशाल्लाह अगली क्लास से शुरू करेंगे। सो ये प्रॉब्लम किधर गया, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है ये। अब ये देखिए ये प्रॉब्लम है, find 2 elements in the list of numbers that sum up to a given value. The list is not sorted. अब पहले ये देखें ये प्रॉब्लम जिसकी डेफिनेशन अभी हमने थोड़े देर पहले 10-15 मिनट पहले की है, उस डेफिनेशन पे ये पूरा उतरता है कि नहीं उतरता।
दो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, लाज़मी बात है फाइंड करने हैं, अभी तो ये तो आउटपुट है। इनपुट क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें नहीं बताया गया कि नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। दैट सम अप टू ए गिवन वैल्यू, वैल्यू भी नहीं बताएगी क्या है। तो इसमें ना हमें पता है वैल्यू क्या है, ना हमें पता है लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हैं, एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, बल्कि ये भी नहीं पता हमें कि लिस्ट ऑफ एन नंबर्स कर देते हैं, एन भी नहीं गिवन है। सो ये जेनेरिक डेफिनेशन पे ये स्टेटमेंट पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है? उतर रही है सर। क्योंकि हमें ना एन का पता है, ना कौन नंबर ना पता है, ना दो नंबर्स ने मिलके किस वैल्यू के बराबर होना है, हमें किसी चीज़ का नहीं पता। तो हमने इसका जनाब साहब कोड लिखना है, तो बजाय इसके मैं पूरा प्रोग्राम कहूँ, उसकी जगह हम कह देते हैं कि यार फंक्शन लिखो जो कि इंडिसेस रिटर्न करेगा दो एलिमेंट्स के जो उस फंक्शन में उस लिस्ट में है, ठीक है। और अगर कोई भी दो नंबर को ऐड करके इस वैल्यू के बराबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो -1 रिटर्न करेगा। उप्स, ये क्या हो गया, सेट -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट समझ आ गई? प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ आ गई? यस सर। यस सर। चलिए कीजिए। अब आप एक सेमेस्टर तो लगा चुके हुए हैं, सो कर लें तो मुझे बोल के बता दीजिएगा कि मैंने कर लिया है, और